नमस्कार साथियों, मैं फिर आपके सामने लेके प्रस्तुत हूं सीडीपी 5 का पंच। नीलकंठ ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं। तो देखते हैं सबसे पहले क्वेश्चन को। डू चिल्ड्रन एक्वायर लैंग्वेज बिकॉज दे आर जेनेटिकली प्रीडिस्पोज टू डू सो और बिकॉज पेरेंट्स इंटेंसिवली टीच देम फ्रॉम एन अर्ली एज? दिस क्वेश्चन एसेंशियली हाईलाइट्स, क्या बच्चे इसलिए भाषा अर्जित करते हैं क्योंकि उनमें आनुवांशिक रूप से ऐसा करने की पूर्व प्रवृत्ति होती है, या उनके माता पिता प्रारंभिक अवस्था से उन्हें इसे गहन रूप से सिखाते हैं? तो यहां पर दो चीजों के ऊपर द्वंद्व है। पहला, जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन, और दूसरा, पेरेंट्स इंटेंसिवली टीच। तो पहला है आनुवांशिक और दूसरा है माता पिता सिखाते हैं। तो जो आनुवांशिकता है उसे हम कहते हैं नेचर, प्रकृति, और जो माता पिता या वातावरण सिखाता है उसे हम कहते हैं नर्चर, पोषण। तो ये साफ साफ नेचर वर्सेस नर्चर की डिबेट है, प्रकृति बनाम पोषण पर बहस है। अन्य को देख लेते हैं। डिस्कशन ऑन डेवलपमेंट एज अ मल्टी फैक्टर एबिलिटी, बहुकारक योग्यता के रूप में विकास पे चर्चा। यहां अन्य अलग अलग कारक नहीं बताए गए, इन दोनों में से कौन सा कारक है इसके ऊपर द्वंद्व चल रहा है, बहस चल रही है। इट इज द डिबेट अबाउट विच ऑफ द अबव इज द फैक्टर, नॉट द मल्टी फैक्टर एबिलिटी इज बीइंग टॉट हियर। Whether development is a continuous process or discontinuous, एक सतत प्रक्रिया है या असतता, यहां पर सततता की भी कोई बात नहीं हुई है। और इन्फ्लुएंस ऑफ कॉग्निशन, भाषा के विकास पर संज्ञान का प्रभाव, तो यहां संज्ञान की भी कोई चर्चा नहीं की गई है, कॉग्निशन का भी कोई पार्ट नहीं है यहां पर। तो उत्तर यहां पहला रहेगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। Development for capacity for abstract scientific thinking is a characteristic of, अमूर्त वैज्ञानिक चिंतन की क्षमता का विकास निम्नलिखित अवस्थाओं में से किसकी एक विशेषता है? अब यहां चार नाम दे रखे हैं: सेंसरी मोटर, संवेदी गतिक, प्री ऑपरेशनल पूर्व संक्रियात्मक, कंक्रीट ऑपरेशनल मूर्त संक्रियात्मक, और फॉर्मल ऑपरेशनल औपचारिक संक्रियात्मक। तो यानी ये जो कथन है ये प्याजे के कॉग्निटिव डेवलपमेंट स्टेज थ्योरी का प्रश्न है। ये प्याजे की संज्ञानात्मक विकास के अवस्था सिद्धांत का प्रश्न है। अब अगर हम देखें तो यहां एब्स्ट्रैक्ट पूछा गया है, यहां अमूर्त पूछा गया है। अमूर्त फॉर्मल ऑपरेशनल में शुरू होता है, औपचारिक में शुरू होता है, जो कि फोर्थ स्टेज है। यह चौथी अवस्था है, अवस्था 4। वहीं पे मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 3 है, जहां पे चिंतन कैसा होता है? मूर्त होता है। इट इज स्टेज 3 वेयर द थिंकिंग इज कॉन्क्रीट। तो यहां क्योंकि थिंकिंग पूछी गई है, थिंकिंग कैसी होती है? ये स्टेज 4 है। स्टेज 4 में थिंकिंग होती है एब्स्ट्रैक्ट, चिंतन होता है अमूर्त। स्टेज 3 में चिंतन होता है मूर्त, कॉन्क्रीट। जबकि स्टेज 2 में होता है ईगोसेंट्रिक, अहम केंद्रित। जबकि स्टेज 1 में होता है सेंसरी थिंकिंग,
एक में होता है संवेदी चिंतन। तो उत्तर यहां चौथा रहेगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अ चाइल्ड रीजंस यू डू दिस फॉर मी एंड आई विल डू दैट फॉर यू। एक बच्चा तर्क देता है, आप यह मेरे लिए करें और मैं यह आपके लिए करूंगा। यह बच्चा के कोलबर्ग की नैतिक तर्कना की किस अवस्था के अंतर्गत है? कोलबर्ग मोरल रीजनिंग। तो कोलबर्ग जो मॉरल रीजनिंग है, इस मॉरल रीजनिंग को कोलबर्ग कहते हैं फेयर एक्सचेंज। इसको वो कहते हैं एक हाथ ले दूजे हाथ दे। तो रीजनिंग का जो बेसिस है, वो रीजनिंग का बेसिस क्या बताते हैं? रीजनिंग का बेसिस बताते हैं कि सेल्फ इंटरेस्ट as the guiding principle for moral reasoning। नैतिक तर्कना का आधार स्वयं का लाभ है। और यह है बच्चे का स्टेज 2। लेवल 1 स्टेज 2, यानी लेवल 1 का मतलब प्री कन्वेंशनल मोरालिटी, पूर्व परंपरागत नैतिकता। और स्टेज 2 का मतलब यहां पे रहेगा इंस्ट्रूमेंटल पर्पस, जिसमें अपना लाभ है, यानी सहायक उद्देश्य। तो उत्तर यहां कौन सा रहेगा? यहां उत्तर रहेगा पहला, जो कि स्टेज 2 है। बाकी पनिशमेंट ओरिएंटेशन देखें तो यह है स्टेज 3। गुड बॉय गुड गर्ल ओरिएंटेशन देखें, पनिशमेंट ओरिएंटेशन है स्टेज 1। स्टेज 1 गुड बॉय गुड गर्ल है स्टेज 3, सोशल कॉन्ट्रैक्ट है स्टेज 4। तो यह है अवस्था 1, 3 और 4, जबकि यह है अवस्था 2। तो उत्तर अवस्था 2 रहेगा, जिसमें बच्चा ये सोचता है, अपने लाभ की सोचता है, बच्चा अपने लाभ के अनुसार काम करता है। और इसमें वो ये बात करता है कि एक हाथ दे और दूसरे हाथ ले, यू विल डू दिस फॉर मी, आई विल डू दैट फॉर यू। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रोग्रेसिव एजुकेशन, प्रगतिवाद शिक्षा, reaffirms the belief that teacher has to be firm in her approach. In the today world, children cannot be taught without using punishment. इस मत पर विश्वास करती कि शिक्षक को अपने उपागम में दृढ़ रहना है और वर्तमान समय में बिना दंड का प्रयोग किए बच्चों को पढ़ाया नहीं जा सकता। दंड का प्रयोग सरासर गलत है। शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत ये एक दंडात्मक कार्यवाही करता है और साथ ही ये पिनल कोड लगेगा, इसको साफ साफ मना किया गया। और साथ ही एनसीएफ 2005 भी इसकी मनाही करता है। ले स्ट्रॉन्ग इंफेसिस ऑन प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग, समस्या समाधान और आलोचनात्मक चिंतन पर अधिक बल देता है। ये बिल्कुल ठीक है, ये हमें देखने को मिलेगा कि एक कथन सही है।
प्रॉब्लम सॉल्विंग और क्रिटिकल थिंकिंग। बच्चे को अब समस्या समाधान के लिए प्रेरित करना है और आलोचनात्मक चिंतन या समालोचनात्मक चिंतन उसके अंदर विकसित करना है। तीसरा देखें, अनुबंधन और पुनर्बलन, प्रिंसिपल ऑफ कंडीशनिंग एंड रीइंफोर्समेंट। तो रीइंफोर्समेंट का ही एक भाग पनिशमेंट था, तो ये हमने मना करा है। पुनर्बलन का ही एक जो टूल है, उपकरण है, वो है दंड। तो ये क्योंकि मना है इसलिए ये भी उत्तर नहीं हो सकता। इज सेंटर्ड अराउंड टेक्स्ट बुक्स इज देयर ओनली वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज। सेंटर्ड अराउंड टेक्स्ट बुक, पाठ्य पुस्तकों पर आधारित, क्योंकि वही ज्ञान के एकमात्र वैध स्रोत हैं। एकमात्र गलत है, ओनली गलत है। इट इज वन ऑफ द रिसोर्सेस, ये एक और हमारे पास संसाधन हो सकता है, लेकिन बच्चे का अनुभव, बच्चे की गतिविधि, ये सबसे महत्वपूर्ण साधन अब रखा गया है, इसीलिए ये भी पूर्णतः सही कथन नहीं है। तो उत्तर यहां दूसरा रहेगा, समस्या समाधान और समालोचनात्मक चिंतन, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। Questions encouraging students to voice their individual opinions on issues and reflections while giving reasons for the same. विभिन्न मुद्दों और विमर्शों पर उनके कारण प्रस्तुत करते हुए बच्चों को अपनी व्यक्तिगत राय को व्यक्त करने के लिए प्रोत्साहित करने वाले प्रश्न किसको बढ़ावा देते हैं? अब अगर हम देखें तो यहां पर बच्चों को रीजनिंग करनी है, कारण प्रस्तुत करने, और उस कारण के साथ मुद्दों पर विमर्श करना है। ऑन द बेसिस ऑफ दीज दे हैव टू टॉक ऑन इश्यूज एंड रिफ्लेक्शंस। तो कन्वर्जेंट थिंकिंग, अब यहां पर अगर हम बात करें तो कन्वर्जेंट थिंकिंग या डाइवर्जेंट थिंकिंग, तो यहां बच्चे अपना निर्माण कर रहे हैं, दे आर कंस्ट्रक्टिंग। बच्चे व्यक्तिगत यानी निर्माण कर रहे हैं, और निर्माण कर रहे हैं तो कंस्ट्रक्शन के लिए डाइवर्जेंट लगता है। निर्माण के लिए क्या लगता है? निर्माण के लिए लगेगा अभिसारी न रखकर अपसारी। तो अभिसारी चिंतन इसमें एक बहुत अच्छा विकल्प नहीं है। रिकॉल ऑफ इंफॉर्मेशन, पुनः स्मरण, तो यहां पर कोई चीज याद करके उसे सुनाने के लिए नहीं कही गई है, बल्कि अपने ओपिनियन बताने के लिए कहा गया विथ रीजंस। यानी बच्चों को पुनः स्मरण नहीं करना, कोई चीज रिकॉल नहीं करना, इसलिए यह भी बेहतर उत्तर नहीं है। स्टैंडर्डाइज असेसमेंट, मानकीकृत आकलन, तो सबको एक समान उत्तर देने के लिए नहीं कहा, बच्चे को व्यक्तिगत उत्तर देने के लिए कहा गया है, इंडिविजुअल। इसका मतलब स्टैंडर्डाइज भी नहीं है असेसमेंट, क्योंकि हर बच्चे का उत्तर अपने आप में क्या होगा? विशिष्ट होगा। अब क्योंकि जब बच्चा डाइवर्जेंट है, कंस्ट्रक्टिंग कर रहा है, तो क्या देगा बच्चा? यहां पर इंडिविजुअल स्पेसिफिक आंसर देगा। यहां बच्चा वैयक्तिक विशिष्ट उत्तर देता है, और क्योंकि वो वैयक्तिक विशिष्ट उत्तर देता है, इसलिए यहां ना तो पुनः स्मरण है ना ही मानकीकरण है, इसलिए ये दोनों ही यहां नहीं होंगे, नाइदर रिकॉल नॉर स्टैंडर्डाइज। तो उत्तर क्या रहेगा? एनालिटिकल एंड क्रिटिकल, विश्लेषणात्मक और आलोचनात्मक चिंतन, थिंकिंग बच्चे से एक्सपेक्ट की जाएगी। तभी बच्चा कारण बता सकता है, रीजन बता सकता है, तभी बच्चा रिफ्लेक्शंस दे सकता है, विमर्श कर सकता है, तभी बच्चा इश्यूज के ऊपर बात कर सकता है, मुद्दों के ऊपर बात कर सकता है। तो उत्तर यहां चौथा होगा। तो साथियों, उम्मीद करता हूं कि आपको यह सभी प्रश्न और उनकी एक्सप्लेनेशन बहुत बेहतर ढंग से समझ आए होंगे। जैसा कि आजकल का ट्रेंड है और टीचर रिक्रूटमेंट टेस्ट और टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट में अंडरस्टैंडिंग और एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा दिए जा रहे हैं, तो उन्हीं को आपके अंदर कॉन्सेप्चुअलाइज करने का, कॉन्सेप्ट डेवलप करने का ये एक छोटा सा प्रयास है। इसी तरह की वीडियो लेके मैं और आता रहूंगा। जो लोग इस वीडियो को देख रहे थे उन सभी का धन्यवाद। फिर मिलते हैं साथियों, नमस्कार।